बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य माना जाता है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बिहार में पिछले लगभग 20 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कई बार वो विपक्षी दलों के साथ भी गए और लंबे वक्त तक तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित दलों के साथ सरकार चलाते रहे हैं। वर्तमान में भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसे ही निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया और ये कहा गया कि निशांत कुमार को राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाना चाहिए, पार्टी दिल खोलकर उनके इस फैसले का स्वागत कर रही है और पार्टी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि अब निशांत कुमार पार्टी की कमान संभाले, पार्टी का नेतृत्व करें, वो अपने पिता की विरासत को संभाले। ऐसे में क्या इस ट्रम्प कार्ड के जरिए नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट करने वाले हैं? जिस जोश के साथ, जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार किया, चुनाव कैंपेनिंग, सीट शेयरिंग, तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फूंक फूंक कर बिहार में कदम रखा और एक बार फिर से सरकार बनाने में और सरकार में साझेदार होने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या अपने उसी पुराने अंदाज में लौटने की कोशिश करेंगे? दरअसल बता दें आपको कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने के लिए लालू प्रसाद यादव बड़ा फैक्टर रहे। तो क्या उन्हीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ फिर से नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए कोई अंदर खाने प्लानिंग तैयार कर रहे हैं? दरअसल निशांत कुमार की इन खबरों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। बता दें आपको कि पूर्णिया से लोकसभा के सांसद पप्पू यादव ने भी एग्जिट पोल के नतीजे जब सामने आए थे तो उस दौरान कहा था कि अब निशांत कुमार को राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार लंबे वक्त तक बिहार की शीर्ष कुर्सी पर बैठे रह चुके हैं। ऐसे में क्या यूथ सरकार बनाने को लेकर निशांत कुमार तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? क्योंकि खुले मन से कई बार उन्होंने ये कहा है कि वो हमारे छोटे भाई हैं और राजनीति में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, ये जो बयानबाजी है और जो सियासी अटकलें भी लग रही हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जी। क्योंकि विधानसभा में हाल ही में जो शीतकालीन सत्र चला है उसमें भी उन्होंने अपने पुराने अनुभव को, जो आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, उस अनुभव को साझा किया है। देखिए दिनेश जी, हम देख रहे थे बिहार में बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हुआ। वहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी खेमे थे उन्होंने भी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा। लेकिन जब अंत में रिजल्ट निकल के सामने आता है तो पता चलता है कि एनडीए कुनबा 200 से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीतता है। और फिर सवाल उठ कर खड़ा हो जाता है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी नीतीश कुमार पर ही दाव लगाएगी? और देखिए, मजबूरी भी किया कि नीतीश कुमार 84 सीटें जीत जाते हैं, क्योंकि अगर ये आंकड़ा 50 के आसपास का दिनेश जी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का होता। लेकिन लगभग नीतीश कुमार भी बराबर आकर खड़े हो गए। और सिर्फ विधानसभा चुनाव में नहीं, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी आंकड़े बराबर हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने बराबर की टक्कर दी। इसीलिए बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता अपना मुंह नहीं खोला कि भाई मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, बल्कि सब लोग एक ही बात कहते हुए नजर आए कि भाई नीतीश कुमार ही बेहतर विकल्प है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठकर सामने आता है, क्योंकि आपने जो बात छेड़ी है कि भाई क्या नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और जिस तरह से उनको लेकर बातें की जाती हैं, कभी गमला किसी अधिकारी के सर पर रख देते हैं, कभी राष्ट्रीय गान में महिला को बिल्कुल हार पहना देते, महिला को कभी राष्ट्रगान में एक अलग से हरकत करते हुए नजर आते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लोग असहज हो जाते हैं कि क्या मानसिक तौर पर मजबूत अब पहले की तरह नीतीश कुमार रह गए, ये सवाल उठते हैं। और यहाँ पर दिनेश जी, निशांत को लेकर आपने चर्चा छेड़ी है कि क्या वो एक अगला विकल्प जेडीयू की तरफ से हो सकते हैं, उसको लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर ये भी उठ के आते हैं कि क्या जेडीयू के लिए सिर्फ बीजेपी ही विकल्प है? क्योंकि बीजेपी मान लीजिए कल की डेट में अगर अपना चेहरा कोई सामने लेकर आती है तो क्या जेडीयू यहां पर तैयार होगी? और क्या निशांत कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए बीजेपी खेमा तैयार है? अब यहां पर आपस में अगर ये रस्साकशी होती है तो देखिए विकल्प खुले हुए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन अगर विकल्प की ही बात करनी है तो लगभग 84 सीटें जेडीयू के पास हैं, आई थिंक आरजेडी के पास 26। उस खेमे में जाते हैं, मैं आपको बीच में यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, यदि उस खेमे में जाते हैं तो पूर्ण बहुमत आ सकता है।
ये जो आंकड़े जो जी। हैं जो महागठबंधन के पास हैं उनको देखा जाए और जी। जेडीयू की सीटों को जोड़ा जाए उसमें, जी। तो ये आंकड़े उनके फेवर में आ सकते हैं। बिल्कुल। आगे करिए, जी कंटिन्यू। बिल्कुल, और यही मैं कह रहा, देखिए जिस तरह से आपने कहा भी कि आंकड़े उनके पक्ष में आ सकते हैं दिनेश, और ये कोई छुपी हुई बात किसी से नजर नहीं आती, क्योंकि हमने बिहार की राजनीति में बारंबार ऐसा देखा है कि जो पार्टी सबसे बड़ी होती है कई बार वो विपक्ष में रहती है, और कई बार क्या बीते चुनाव की ही बात करें तो चुनाव के बाद आरजेडी और कह सकते हैं जेडीयू की सरकार बनती है, फिर बीजेपी शामिल हो जाती है, और बीजेपी को शामिल होने के बाद आपने देखा किस तरह से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। तो क्या यहाँ पर भी कोई गणित और इस तरह का समीकरण बन सकता है? क्योंकि बिहार की हम बात करें और यहाँ पर विकल्पों के ऊपर भी हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ विकल्प सब खुले हुए रहते हैं और जब जिसका मौका आता है वो उस तरफ चला जाता है। और नीतीश कुमार के बारे में तो दिनेश जी आप भी बेहतर जानते हैं, हमारे तमाम दर्शक बेहतर जानते हैं कि भाई किस तरह से वो पाला अपना बदलता हुआ लगातार नजर आए हैं। तो क्या इस बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर वो कोई अलग राह अपना सकते हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर यही बन रहा है कि क्या निशांत कुमार को लेकर बीजेपी खेमा क्या संतुष्ट हो पाएगा, क्या उनको आगे बढ़ाएगा, या फिर वो ये कहेगा कि भाई आप अभी मुख्यमंत्री थे लेकिन अब अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अमन जी, आपने ये तमाम जानकारी साझा की, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल, और ये बेहद जी महत्वपूर्ण सवाल है, पेचीदा सवाल है। नीतीश कुमार क्या उस तैयारी में जुट चुके हैं जहां से वो अपना वोट बैंक अपने बेटे के साथ एडजस्ट कर सके? क्या उस पोजीशन में है? और यदि इस बार फिर से वो सिचुएशन बनी जो 2022 में बन गई थी, जब तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया था, तो यहाँ पर यदि ये वोट बैंक शिफ्ट होगा तो फिर तेजस्वी की उम्मीदें क्या धराशायी हो सकती है यहाँ से? क्योंकि 23% वोट इस बार आरजेडी को जरूर मिला, लेकिन सीटों की संख्या देखें तो सिर्फ 25 रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें दिनेश जी कोई दो राय भी नहीं है। अगर मैं आंकड़ों की ही बात करूं तो देखिए जेडीयू को लेकर पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि 43 सीटें सिर्फ जेडीयू के खाते में थी, और प्रशांत किशोर जैसे नए नवेले नेता भी इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे कि अगर जेडीयू को 25 सीटें भी आ जाती हैं तो मैं संन्यास ले लूंगा, इस तरह के दावे वो करते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन दोनों बार यानी कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज किया, 12 लोकसभा सीटें जीती। अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 84 सीटें जीतने का मतलब है कि अभी भी नीतीश कुमार की जो पकड़ है, जो वोट शेयर है उनका, वो अभी भी कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उनके साथ में खड़ा हुआ है। और यहीं अगर आरजेडी की आप बात करें, जाहिर बात है कि उनको भले ही 23-24% के आसपास उनको वोट मिला, लेकिन वो वोट जो मिला वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसीलिए हम देखें तो उनकी जो सीटें जो थी वो सिमटती हुई दिखाई पड़ी। सर यहाँ पर मैं एक बीच में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। मुस्लिम्स को लेकर नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने मुस्लिम समुदाय को भी पीछे नहीं छोड़ा। इस चुनाव में हमने देखा कि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिए, गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि हमने मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं दिया कि वहां से हमें जीत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से क्या नीतीश कुमार इस मुस्लिम वोट बैंक का जो उन्हें 1-2% लाभ मिलता है, क्या इस वोट बैंक को नहीं छोड़ना चाहते हैं बीजेपी के साथ आने के चक्कर में? और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार क्या यहाँ पर बीजेपी को सेकंड पोजीशन पर रखना चाहते हैं? क्योंकि जो वोट बैंक है उनकी पार्टी भी जो सेकुलरिज्म के आधार पर चलती है, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चलकर वो चीज एडजस्ट नहीं हो पा रही है। देखिए बिल्कुल, और दो बात कहूंगा मैं इसमें दिनेश जी आपके प्रोग्राम में आखिर में, कि अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जेडीयू ने हमेशा इस बात को लेकर कहा है, बल्कि उनके बड़े नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी एक धर्म विशेष के नेता नहीं है, बल्कि वो हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के नेता हैं। ठीक एक उदाहरण और भी मैं देना चाहूंगा चिराग पासवान के रूप में, कि जब वो भी अपनी बात को रखते हैं तो कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम से ज्यादा मुद्दे हमारे पास विकट और भी हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो आप ये भी मत भूलिए दिनेश जी कि अगर विचारधारा की ही हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों इस समय बीजेपी के बाद बड़े दल हैं, और दोनों ने जिस तरह की बात को कहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि भले ही बीजेपी के साथ हैं लेकिन उनकी विचारधारा के ऊपर चलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि भाई अगर आधा घंटे कोई कह सकते हैं सड़क
सड़क पे नमाज पढ़ भी लेता है कोई विशेष पर्व के दिन या विशेष किसी दिन, तो कोई आफत नहीं आ जाती है। तो ये हम दोनों पार्टियों का विचार देखें तो बीजेपी से मेल नहीं खाता, और इसी आधार पर जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, जब विचारधारा भले ही सत्ता के लिए बनी हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो विचारधारा कहीं भी आपस में बहुत मजबूती के साथ में नजर नहीं आती। इसीलिए देखिए, संभावना को जो बाजार है बिहार के नजरिए से वो अभी भी काफी संभावनाओं वाला नजर आता है। बिल्कुल, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और विपक्ष को यही संभावना दिखाई दे रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से उनके खेमे में उनके साथ आ सकते हैं और क्या उन्हें सत्ता में साझेदार होने का एक अवसर दे पाते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हम सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दे उठाएंगे, हमारे जो मुद्दे हैं वो कायम रहेंगे, हम विपक्ष में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि बिहार में आखिरकार पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत बनी एनडीए की सरकार क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल